सभी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स और टैलेंटेड ट्रेडर्स को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका बायोकॉइन चैनल पर, जहां हम आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि हमारे व्यूअर्स को चाहे टॉपिक कोई सा भी हो, उसको हम आसान से आसान भाषा में उन तक पहुंचा दें। तो आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है जो कि हमारे व्यूअर्स की डिमांड पर ही है। तो आज का टॉपिक है प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक, जहां हम डिफाइन करेंगे कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, ये दोनों कैसे काम करते हैं, और आप डिसाइड करेंगे कमेंट सेक्शन में बता के कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो आइए शुरुआत करते हैं जानने से कि प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म आखिर इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइजेशन पर चलती है, इसका कोई डायरेक्ट सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती। तो इसीलिए और खासकर ये एक मैच्योर होती हुई, ग्रो होती हुई मार्केट भी है, तो इसीलिए कुछ लोगों का ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं इसके ऊपर सिक्योरिटी पर्पस को लेकर कि हमारा पैसा जो हम लगा रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म, ताकि इसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी ऐरा गैरा उठ के इस नेटवर्क में, इस लेजर में, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो सबके पास है, इसमें अनऑथराइज्ड एंट्री या फिर किसी भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन को वैलिडेट ना कर सके। अब जो वैलिडेट करते हैं, जिनको हम माइनर्स कहते हैं, उनको ये सब कुछ करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म के अंदर उनको अपने कंप्यूटर का प्रोसेसिंग टाइम कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और साथ ही बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भी जो ये इक्विपमेंट्स लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। जानते हैं कि ये मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है। तो प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है? वैसे तो 1993 यानी कि 1993 में ही प्रूफ ऑफ वर्क नाम की ये टेक्नोलॉजी, ये मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन इसका असली यूज हमें देखने को मिला 2009 में बिटकॉइन की एंट्री के साथ, जब बिटकॉइन डेवलपर्स ने प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म को यूज किया अपने ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए। तब इसका नाम पड़ा, एक कॉन्सेंसस मैकेनिज्म की तरह इसको यूज किया गया, यानी कि कॉन्सेंसस एल्गोरिदम भी जिसको आप कह सकते हैं, जो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए कुछ माइनर्स या फिर कहिए कि कुछ कंप्यूटर नोड्स अपनी कंप्यूटर पावर का यूज करके कुछ डिफिकल्ट इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, और उसको जिसने सबसे पहले सॉल्व किया, यानी कि एक कंपटीशन चलता था सबके बीच में, और उसको जिसने सबसे पहले सॉल्व किया, उसको सॉल्व करने के बाद, उस वैलिडेशन को सॉल्व करने के बाद बाकी सारे जितने भी नोड्स हैं वो उस वैलिडेशन को वेरीफाई करते थे, और अगर वो सही निकली, अगर वो वेरीफाई सही हुआ, वैलिडेशन सही की है माइनर ने, तो उस ब्लॉक को फिर उसके बाद ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाता था। जब ऐड किया जाता था तो एक ब्लॉक हैश जनरेट होती थी, जो कि प्रूफ होता था कि उस माइनर ने उसको अच्छे से वैलिडेट कर दिया है। इसीलिए इस मैकेनिज्म का नाम पड़ा था प्रूफ ऑफ वर्क, यानी कि उसने जो काम किया उसके प्रूफ के तौर पे एक ब्लॉक हैश जनरेट हुई, जो उसी ब्लॉक की थी जिसको वैलिडेट किया गया। बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन एसवी, लाइटकॉइन, डॉजीकॉइन और ऐसे कई सारी और क्रिप्टो करेंसीज हैं जो प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पर अब भी काम करती हैं। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे फेड आउट भी होने लगा था। तो पहला डिसएडवांटेज इसका यही है कि इस मैकेनिज्म को यूज करते वक्त काफ़ी हैवी इक्विपमेंट्स, यानी कि कंप्यूटर के कई सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। और एक इसी के अंदर इंक्लूडिंग है ये पॉइंट कि काफ़ी सारे हैवी इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत सारा कॉस्टली होते हैं। तो ये हो गए 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म के अंदर कई सारे माइनर्स, क्योंकि अब सब लोगों को अलग अलग इक्विपमेंट लेना पड़ता था, तो सबने क्या सॉल्यूशन निकाला कि इसमें माइनिंग पूल बनने लगे। एक तरह का पूरा एक संगठन बनने लगा माइनिंग पूल्स का, कि हम सब मिलके माइनिंग करेंगे और जो रिवॉर्ड मिलेगा उसको शेयर कर लेंगे। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर हुआ क्या? इसके अंदर ये होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए कि अगर कोई माइनिंग पूल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने में, तो वो कहीं इतना बड़ा ना हो जाए कि वो पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करने लगे और फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को भी वैलिडेट कर दे, जो कि एक खतरे की घंटी साबित होता। आ गए हैं वीडियो के दूसरे फेज में, जहां हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ स्टेक की। जी हाँ, ये था वो दूसरा मैकेनिज्म जो प्रूफ ऑफ वर्क के बाद आया विद मोर एडवांटेजेस। तो बात करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक की। तो जैसा कि हम ये आपने देखा कि काफी सारी डिसएडवांटेजेस थी प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म में, तो इसीलिए उसको दूर करने के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक, जो कि एक और मेथड था, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर वैसा नहीं होता जैसा प्रूफ ऑफ वर्क में होता था कि काफी सारे माइनर्स आपस में compete कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने में।
इसमें एक रैंडम नोड को सिलेक्ट किया जाता है इलेक्शन बेसिस पे, और ये इलेक्शन पूरी तरह रैंडम नहीं होता। इसमें जो भी वैलिडेटर होता है, हाँ, आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये पॉइंट जरूर बता दूं कि प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म में जो कंप्यूटर नोड ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते थे उनको हम माइनर कहते थे, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में उनको हम वैलिडेटर कहते हैं। तो मैं इस पूरे पैराग्राफ में वैलिडेटर वर्ड यूज करूंगा तो आप समझ जाइएगा कि वही लोग हैं जो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं या फिर माइन करते हैं। तो वापस आते हैं टॉपिक पर। तो ये इलेक्शन प्रोसेस रैंडम नोड का रैंडम नहीं होता, इसमें स्टेकिंग करनी पड़ती है वैलिडेटर को। स्टेकिंग यानी उनको अपने हिस्से के कुछ कॉइन्स नेटवर्क में सबमिट करने पड़ते हैं, जस्ट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट आप समझ सकते हैं, जैसे कि हम रेंट पर रूम लेते वक्त करते हैं जब हम ओनर को सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं जो कि रिफंडेबल होता है। अब वो रिफंडेबल इसलिए होता है जब भी वो नोड विड्रॉ होना चाहे नोड के तौर पर कि अब मुझे ये माइनिंग या फिर वैलिडेशन नहीं करनी है, तो वो डिपॉजिट उसे कुछ टाइम बाद वापस मिल जाता है। बट अगर एक केस और आता है, अगर वो किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर देता है या फिर खुदा ना खास्ता उससे कोई ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने में कोई गलती हो जाती है, तो वही कॉइन्स नेटवर्क अपने पास ही रख लेता है एज अ पनिशमेंट। उसको पनिशमेंट के तौर पर वो कॉइन्स वापस नहीं दिए जाते, जबकि अपने पास ही रख लिए जाते हैं। और जहां प्रूफ ऑफ वर्क मेथड में मैकेनिज्म में माइनर्स को, वही लोग जो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, उनको वेरिफिकेशन के बाद, वैलिडेशन के बाद रिवॉर्ड के तौर पर कॉइन्स मिलते थे, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में ऐसा नहीं होता। प्रूफ ऑफ स्टेक में उनको सिर्फ वो ट्रांजैक्शन फीस मिलती है जो जिस ब्लॉक को उन्होंने वैलिडेट किया है, बस। बात करते हैं एडवांटेजेस की प्रूफ ऑफ स्टेक में इन कंपैरिजन टू प्रूफ ऑफ वर्क। तो भाई इसमें पहला एडवांटेज यही है कि इसमें ज्यादा कॉस्टली इक्विपमेंट्स यूज नहीं होते। दूसरा एडवांटेज ये है कि पैसा और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की बचत होती है। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है सिक्योरिटी पर्पज से, क्योंकि इसमें वैलिडेटर्स बहुत ज्यादा कम होते हैं जिनको इलेक्शन बेसिस पे, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, इलेक्शन बेसिस पे जिनको चुना जाता है स्टेकिंग के बाद, तो इसमें वैलिडेटर्स बहुत ज्यादा कम होते हैं। इसीलिए ये पूरे नेटवर्क को और भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड बनाता है, जिस पे पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री बेस्ड है। एक याद करने वाली बात आपके लिए ये एक फैक्ट के तौर में, सबसे पहले प्रूफ ऑफ स्टेक यूज करने वाली क्रिप्टो करेंसी थी पियर कॉइन। अब जब हमने दोनों मेथड को समझ लिया है, प्रूफ ऑफ वर्क भी समझ लिया, प्रूफ ऑफ स्टेक भी समझ लिया, आपका काम सिर्फ इतना है कि कमेंट सेक्शन में आपने आकर बताना है कि आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सुनने के बाद क्या लगता है, कौन सा मेथड सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक और मजे की बात ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे रहा हूं, उसको देखिएगा जरूर, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा मैकेनिज्म और है प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क के अलावा, जो ना ही वो ऐसा नेटवर्क है, वो ना वो प्रूफ ऑफ स्टेक यूज करता है, ना वो प्रूफ ऑफ वर्क यूज करता है। तो आई गेस काफी लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दिया है उस वीडियो का, मैंने, जाके देखिएगा जरूर। तो इसी के साथ हो गई है ये वीडियो एंड, लेकिन आपका काम अब यहाँ से हुआ है शुरू, क्योंकि आपने आना है कमेंट सेक्शन में और देने हैं अपने रिव्यूज और फीडबैक, रिव्यूज इस वीडियो के लिए, फीडबैक इस वीडियो के लिए, और सजेशंस भी देने हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो, ताकि हम वो वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक ला पाएं। लेकिन जाने से पहले बायोकॉइन चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना है, क्योंकि बायोकॉइन चैनल पर हम सीखते हैं बहुत ही फन वे में क्रिप्टो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.